डियर, आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की स्थिति का, वातावरण का इसमें विवरण है। उस समय की त्रासदी का, किस तरह से सारे रिश्ते लोगों के टूट गए थे, किस तरह से लोगों ने अपने को खोया था। बहुत ही सजीव, मार्मिक, हृदय स्पर्शी चित्रण इसमें किया गया है। बहुत टचिंग कहानी है ये, हृदय को छूने वाली कहानी है। आप पूरी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। और मैं ये भी बता दूं कि इस कहानी में से सप्रसंग व्याख्या भी, आपके जो दीर्घ प्रश्न आते हैं, लघु प्रश्न आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, सब तरह के प्रश्न इसमें से आते ही हैं। बहुत आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और आप इसको जब पढ़ेंगे, आपकी रुचि पैदा होगी, आप यह इंतजार करेंगे कि आज यह पढ़ा है, कल हम इसमें आगे कितना पढ़ पाएंगे। मोहन राकेश जी एक अच्छे नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मोहन राकेश जी की द्वारा रचित जो कहानियां हैं, उनमें से चुनिंदा कहानियों में से यह एक कहानी है, मलबे का मालिक। तो आइए हम शुरू करते हैं। कहानीकार जो है वो है, लेखक जो है वो है मोहन राकेश। तो जो इस कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराई हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र। अब इन पंक्तियों के माध्यम से मोहन राकेश ये कहते हैं कि 7 साल पहले जब बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो आधे आधे लोग बट गए थे। कोई कहीं चला गया था, किसी को अपना सब कुछ यहाँ भारत में छोड़कर चले जाना था, कोई वहां से यहाँ आ गया था, लोग बिखर गए थे। तो कहते हैं कि लगभग 7.5 साल के बाद वो लोग पाकिस्तान, यानी कि लाहौर, पाकिस्तान लाहौर, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में, वहां से हॉकी का मैच देखने के बहाने से अमृतसर आए थे। और उन्हें मैच देखना तो एक सिर्फ बहाना था, उनको ज्यादा चाव जो लोग वहां से लाहौर से अमृतसर आए थे इस बात का था कि 7.5 साल पहले जहाँ चले गए थे उसको अब दोबारा से देखेंगे तो वो शहर जो है कभी अपना था, पराया हो गया था। तो कहते कि वहाँ का स्थिति कैसी है, मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती है। उनकी आंखें आग्रह के साथ, कि जिद के साथ, कि भी जल्दी से उन चीज को देखो कि अब वहाँ क्या होगा, 7.5 साल बाद कितना बदल गया होगा। तो कहते कि शहर साधारण शहर न होकर कोई आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिलाते थे। फतेह दीना मिस्री बाजार में मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई है। उस नुक्कड़ पर सुखी भठियारिन की भट्टी थी, यहाँ अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी तो देख खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस। कहने का अर्थ क्या है कि वो बाजार को देख रहे हैं कि पहले यहाँ वो बैठता था, अब ये बैठा है, पहले यहाँ ये था, अब ये अगर लोग आपस में इस तरह बातें करते हुए चल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिराता। वल्ला कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी न, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। देखिए, जब बंटवारा हुआ तो बच्चों आप ये माने कि भी कुछ लोग को तो पूरा घर का घर उजड़ गया, जबरदस्ती भी उनको यहाँ से जाना पड़ा, विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से छोड़कर जाना पड़ा। कहते कि बाजार में क्या था, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि लाहौर से लोग आएंगे, देखेंगे तुर्रेदार पगड़ियां की जो आप पटका सा देखते हैं ना, पंजाबी लोग डालते हैं, और लाल तुर्की वाली टोपियां, ये पोशाक है, तो वो वहां नजर आ रही थी। लेकिन वो जो लोग, हैरानी उनकी आंखों में थी कि भाई वल्लाह करते कि हे ईश्वर, यहाँ यह कटरा अर्थात जो चोरस सा बाजार होता है इतना था, इतना बड़ा कैसे हो गया?
क्या सारे मकान जल गए थे? मतलब उस समय घर के घर जला दिए गए थे, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है एक हिंसात्मक प्रवृत्ति जाग उठी थी। तो वह जो है अच्छा बुरा सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ जातिवाद में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इस तरह से समाज बट गया था। तो वो सिर्फ उस एक समाज के परिवर्तन को देख रही है। लेखक देखिए एक सजीव सा चित्रण करता जा रहा है कि वो वहां से लाहौर से यहाँ अमृतसर आए हैं, और जो वो लोग हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, बाजार आदि की रौनक देख रहे हैं, उसमें आए परिवर्तन के बारे में अपने अपने विचार प्रकट कर रही हैं। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली या मस्जिदों की तो खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। देखिए जब लेखक कोई रचना लिखता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य अवश्य होता है। तो वह यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि मनुष्य जो है ईश्वर को भी बांट चुका है, कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं मंदिर है। तो लोगों को यूँ लगता है कि भारत देश है तो मस्जिद यहाँ पर क्यों खड़ी है, यहाँ पर गुरुद्वारा क्यों नहीं बन रही है। वो लोग आपस में एक मतलब इनके माध्यम से यह पंक्ति कहलवा कर लेखक यह व्यंग करना चाह रहा है कि जातिवाद के नाम पर हम अपने देश में, अपने समाज में एक मानवता को किस तरह से हनन कर रही हैं, वो यह ध्यान बटाना चाह रहा है। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्साहपूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते हैं। पाकिस्तानियों की जो टोली गुजर रही है तो लोग उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, जिज्ञासा से कि ये किस तरह के लोग हमारे यहाँ आए हैं। देखिए इंसान तो इंसान ही है, लेकिन हम जो है हमने जो समाज में बंटवारा कर दिया है, न जाने वो यह जो कहते हैं ना कि खाई इतनी गहरी पाट दी गई है कि न जाने यह कब भर पाएगी। और लेखक कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों को देखकर अब भी डर जाते थे कि न जाने ये इनके साथ क्या करेंगे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते हैं, अर्थात आपस में बातचीत कर उनके साथ खड़े होना, मिलना जुलना। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है, यानी सुना है शाहालमी शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई, वहां का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक है। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। कहते कि जो यह राजनीतिक परिवर्तन आया था उसमें हो गया था भाई, इंसान को जो है मुसलमान हिंदू इन सब भावना की, लेकिन आम जनता को अगर हम इसको सही तरीके से समझते हैं तो जो एक आम जनता होती है उसके मन में कभी भी इस तरह से लड़ाई झगड़े की भाव वो बढ़ा दी जाती है, परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं। तो कहते कि जो लाहौर के लोग आए थे तो वो यहाँ के लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ कैसे, और फिर जो यहाँ के लोग हैं वो उनसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में इस तरह का कहीं कोई परिवर्तन आया है, क्या हुआ है। कहने का अर्थ है कि पूरा दिन वहां पर यह गहमा गहमी रही, पूरा दिन वहां पर इस तरह की बातचीत चलती रही कि लोग जो है एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश नजर आ रहे थे, आम भाईचारा सब में बराबर दिखाई दे रहा था। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है तो उसमें आम जनता जो होती है वो भोली भाली, इतना उसका कसूर नहीं होता जितनी कई बार उसको सजा मिल जाती है। जब अपनों से कोई बिछुड़ता है, अपना आप कहें कि वर्षों से जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ काम धंधा है, घर परिवार है, सब कुछ उजड़ता है, तो उसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहाँ विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते हैं। यहाँ ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थी, और सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसों की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। कहते कि जब आगजनी हुई, आगजनी का अर्थ होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होने लगी कि कोई कहीं बैठा है, कुछ है, घर के घर जला दिए, बाजार के बाजार जला दिए। तो लेखक कहता है कि उस समय की जो हादसा हुआ था, उस समय जो हादसा हुआ था जब विभाजन के समय में कि जो दंगा फसाद हुआ था, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर लेखक कहना चाहता है कि जो वहां का एक बाजार का नाम इसने बताया है, बाजार बांसा, बांसा, ठीक है ना। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि इसमें कौन से बाजार जहां पर विभाजन से पहले निचले तबके के मुसलमान रहते थे, तो ज्यादातर बांसों और शहतीरों का ही वहां पर काम होता था।
तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर वो बाजार से, क्योंकि बांस है, उन्होंने लकड़ी पकड़ भी ली थी, तो कहते हैं कि लकड़ी जो है कड़ियां होती है बेटा, जैसे शहतीर किसको कहते हैं, जैसे अगर आप इसको आज अपने यहाँ पर बल्ली भी कहते हैं, जैसे मान लो लेंटर डलता है तो वो लकड़ी के डंडे से खड़े किए जाए, फिर शहतीर कहते हैं, कड़ियां भी कहते हैं। कि मतलब आप ये समझ ले कि जब लेंटर डलता है, पहले कड़ियों के मकान होते थे, शहतीर कहते हैं उसको, तो बीम भी कह सकते हैं। वो आजकल अलग अलग भाषाएं अलग अलग चीजें कहने करते हैं कि जो आपके मकान की छत को आधार देते हैं, उन शहतीर उसको कहते हैं। और जो बांस है उसके बारे में क्या करें कि उनकी ही दुकानें थी, एक बाजार फिक्स सा था कि बाजार बांसा है, और वहां पर जब आग लगी थी तो सब कुछ एक साथ ही जलकर राख हो गया, और ऐसे लग रहा था कि जब उसकी भयानक आग को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर जो है उसमें ही जलकर राख न हो गया, और इस तरह का अंदेशा सा आ गया था। इस तरह का हमें शक सा होने लगा था जब लोगों में चर्चा चली। बाद में पता चला कि वह बाजार बांसा ही जलकर राख हुआ है। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी चार चार छह छह घर जलकर राख हो गए थे। 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अभी भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीचों बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे कि घर के घर जलकर राख हो गए हैं, किसी ने वहां पर नई बिल्डिंग, इतनी भयानक आग थी, सब कुछ जल करके नष्ट हो गया था। पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार, वहां के इर्द गिर्द के मकान, सब कुछ। तो लेखक कहना चाहता है कि भी ऐसा नहीं था कि मुसलमानों के घरों को जलाया गया तो वहां पर एक एक मुसलमान के लोग साथ रहते थे। देखिए वो संकेत ये करना चाहते हैं कि हिंदुओं के मुसलमानों के सबके घर साथ साथ थे, तभी तो वो एक घर मान लो मुसलमान का जला है तो उसके साथ दूसरा घर हिंदुओं का जल करके राख हो गया। तो कहते हैं कि 7.5 साल में कई इमारतें नई बन गई थी, कुछ जगह के मलबे के ढेर लगे थे, कुछ जली हुई हालत में भी अभी तक थे। अर्थात जो उस समय ट्रेजेडी हुई थी उसके जो चिन्ह थे वो अभी भी है वहां बासा बाजार के आसपास के एरिया में, अमृतसर के अंदर दिखाई दे रहे। अजीब सा वातावरण प्रस्तुत करते, नई बिल्डिंगे हैं और कहीं पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। अब देखते हैं, अभी तक कहानी में उसने ये बताया कि जैसे हॉकी का मैच कोई होने वाला है लाहौर, अर्थात पाकिस्तान से बहुत लोग यहाँ आए हैं अमृतसर में, और अमृतसर में देखने के बाद उन्हें यह लग रहा है कि यह वातावरण कितना, लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। उसके बाद फिर लेखक ने बासा बाजार के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताया, और लेखक साथ में फिर अब ये बता रहा है कि बासा बाजार में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी। ज्यादातर लोग तो जिनके मकान जले उसी के साथ ही जलकर राख हो गए थे, शहीद हो गए थे, क्योंकि यह एक राजनीतिक हलचल थी, पड़ाव था देशों, दो देशों का। लेकिन देखा जो कुछ बच भी गए थे उनमें से उस बाजार को देखने, यानी कि मान लो कोई एक बंदा बूढ़ा बच गया, बच्चा बच गया, तो वह वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। हिम्मत नहीं थी। एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहां की जली हुई इमारतों और उनको देखकर भूल भुलाए में पड़ गया। उसके लगता है कि ये वही बाजार है, यह वही मोहल्ला है, कि कुछ बड़ी बड़ी इमारतें नई बनी और कुछ वहां पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए। देखिए उस बूढ़ा एक व्यक्ति मुसलमान जो है, जो लाहौर से आया है, और फिर वहां बासा बाजार के आसपास किसी मोहल्ले में पहुंचा है, गली में पहुंचकर उसका क्या रिएक्शन है उसके बारे में लेखक आपको बता रहा है। पैर अंदर मुड़ने का अर्थ है कि वह गली में मुड़ने को हुआ, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखते हुए एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अब किसी मोहल्ले का दृश्य कैसा होता है, क्योंकि जब लेखक कोई कहानी आदि लिखता है और उसको कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसमें आप देखेंगे कि भी जो चीजें लिखता है वह कुछ सच्चाई से लगभग करीब ही होती है। वह कल्पना ज्यादा करके जोड़ नहीं सकता कि वह बूढ़ा जो है व्यक्ति अंदर मुड़ने को, फिर उसको डर लगा कि कहीं मैं किसी गलत गली में नहीं मुड़ जाऊं, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा ही हो गया था। तो लेखक ने वहां कहता है कि जैसे ही वो
एक गली की तरफ कुछ बच्चे जो है कीड़ा कीड़ी का खेल खेलते हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं कीड़ी कीड़ा। और मतलब आप देखिए कि ये उस समय की कहानी है कि जब बच्चे गलियों में भी खेला करते थे आपस में। अब तो देखो बच्चे सिर्फ घर के अंदर मोबाइल फोन में ही खेलते हैं। और कहते कि जैसे ही जहाँ बच्चे खेल रहे थे कुछ फासले पर, थोड़ी सी दूरी पर, दो स्त्रियां ऊंची आवाज में आपस में लड़ती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अब लेखक व्यंग की भाषा में कह रहा है कि सब कुछ बदल गया मगर गोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। कि उसने मन ही मन में यह बात अपने आप से कही कि भाई सब कुछ बदल गया लेकिन गोलियां नहीं बदली। भी जो महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं आपस में बातचीत कर, चलो ये है तो वो उसी अंदाज में उसी लहजे में, मतलब वो भी उसको लगा कि जो उसके समय में ऐसा हुआ करता था। उसके घुटने पजामे से बाहर को निकल रहे थे, घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुकारा, इधर आ बेटे, तुझे चीजी देंगे आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। कि अब जो बूढ़ा व्यक्ति आया है उसका बाहरी जो लुक है वो कैसा है कि उसके घुटने पजामे से बाहर, मतलब उसका पजामा जो है फटा हुआ था और घुटने से थोड़े ऊपर जो शेरवानी उसने पहनी हुई थी 3-4 पैबंद, इसका अर्थ कि वो बुजुर्ग भी थे और गरीब भी थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा कि मेरे पास आओ, चीजी देंगे। जैसे ज्यादातर कोई अनजान आया है किसी बच्चे से पूछता है तो बच्चे को पहले यही कहा जाता है वे चीजी देंगे। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसके लिए कुछ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसूर कर रोने लगा। पहले चुप हुआ फिर बिसूर करके फैलाकर। और एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह में पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तो यह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। अब देखिए वो 16-17 साल की लड़की है। जब यह हादसा हुआ तो वह 8-9 साल की रही होगी। और लेखक क्या कहना चाह रहा है कि वो बच्चा जो रोता रोता उसके पास आ रहा, उसको देखकर थोड़ी देर चुप हुआ। लड़की ने तुरंत उसको पकड़ा, अपने साथ चिपका लिया और जल्दी से उसको जो है अपने घर की तरफ लेकर के लपकी मुंह चूमते हुए। और फिर वो जैसे आम भाषा में, अपनी भाषा में कसम खाने जैसे का अर्थ है कि वो अपनी गालियां जो है एक आम आप कह सकते हैं कि बोलचाल के अंदर ही शामिल है। तो वो कह रही है ये मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जा, चुप कर, रो मत। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा कुछ लाया और टोपी अपने बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़े कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा और फिर मुंह से निकला, या मालिक। अब जो बूढ़ा मुसलमान है बच्चे को वो वहां से ले गई है। तो क्या कहते हैं कि वो अपने मन में सोच रहे कि कितना, क्योंकि एक तो बूढ़ा हो गया है, 7.5 साल के बाद यहाँ आया है तो उसमें एक परिवर्तन दिख रहा है। तब उसने सिर से टोपी उतारी, सिर खुजलाया, फिर पहन ली। फिर कहीं पर कोई दुकान थी तो उसका जो तख्त रखा था उसको उसने सहारा ले लिया, टोपी फिर से पहनी। उसके पैर भी कांप रहे थे। तो वो मन में सोच रहा है कि गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तारों पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी और वह आप देखेंगे कि धूप में अगर आप छाया से खड़े होते थे तो जर्रे का था धूल उड़ती सी दिखाई देती है। और उसके मुंह से एक ही बात है, या मालिक, यह क्या हो गया, अर्थात यहाँ इतना परिवर्तन कैसे आ गया। अब देखिए एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बूढ़े को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं। बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कंपकपी महसूस। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है न। नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है। 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए। हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बूढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। वो गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा।
अब देखिए वो बुजुर्ग है उसका उस मकान से और वहां पर जो सिचुएशन है उस गली से उसका कितना गहरा संबंध है, इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो वहां पर खड़ा है, एक नवयुवक को उसने चाबियों का गुच्छा घुमाते हुए देखा, बूढ़े को खड़े देखकर उसने पूछ लिया, उसके मन में कंपन सी हुई और पूछा कि तेरा नाम मनोरी है क्या? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो वो कहता है कि तू इतना सा था, छोटा था। मतलब उसने युवक नाम लिखा है तो हो सकता है कि वो 18 का है या 20 का, यानी कि 10-12 साल का बच्चा रहा होगा। तो कहते कि अच्छा तो आप मेरा लड़का चिराग दिन, बूढ़ा क्या कह रहा है, चिराग दिन बूढ़े के लड़के का नाम है। और जो उनका पड़ोसी है या जो भी दर्जी था, तकसीम से 6 महीने पहले, तकसीम से 6 मतलब जो ये हालत हुए उससे 6 महीने पहले हम लोगों को यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। वो गनी मियां मनूरी ने बड़े अच्छे से उसको पहचान करके कहा। अब आप इसमें यह देखिए कि जो बूढ़ा है वह बड़े उसका कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा रखा है कि जिसके लिए वो यहाँ पर बड़ी उससे आया है। क्या कहना चाहता है? तकसीम का अर्थ क्या होता है कि भी गिनती भी लगा सकते हो, बंटवारा भी लगा सकते हो। बड़ी मेहनत से ये सबको बुला करके बड़ा अपना अच्छा नया मकान बनवाया था। तो वो उनको पहचान करके मनोरी जो है कहता है कि आप गनी मियाँ हैं। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि जो बुजुर्ग यहाँ आया है उसका नाम गनी मियाँ है, और जिस बच्चे से वो मिले हैं, जिसके साथ उनका रिश्ता है, वो है मनोरी। और जो उसका बेटा है उसका नाम है चिराग दिन। जो बुजुर्ग आया है उसके बेटे का नाम इसमें कहानी में चिराग दिन है। और जो जिनका वो दर्जी का काम करता था, वो जो है क्या था कि उसका नाम था मनोरी। ठीक है बेटा। तो अब अगले जो है इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतने आप इसको पढ़ें, समझें और जानें।